हेलो एवरीवन। आज हम जो हमारा NCISM का सिलेबस है उसमें क्रिया शरीर का जो 7th पॉइंट है, दोष की वृद्धि और क्षय, उसकी इटियोलॉजी और उससे होने वाले मैनिफेस्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने वात पित्त कफ के बारे में जितनी भी डिटेल थी वो हमने सब पढ़ लिया था, उनके भेद, लक्षण, कर्म, ये सब। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो दोष है जो शरीर को दूषित करता है, तो अगर उनकी वृद्धि हो गई या उनका क्षय हो गया। वृद्धि मतलब उनकी जो नॉर्मल उनको बॉडी में रहना चाहिए उससे अगर वो ज़्यादा बढ़ गए तो उनकी वृद्धि होगी, और अगर वो उससे कम हो गए तो उनका क्षय होगा। तो दोष अगर साम्य अवस्था में रहते हैं, हमने देखा था कि दोष अगर साम्य अवस्था में रहेंगे तो आरोग्यता रहेगी, और विषमता आएगी तो रोग की उत्पत्ति होगी। तो साम्य अवस्था में रहेंगे तो आप नॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन विषम अवस्था, तो विषम अवस्था दो प्रकार की होती है, या तो वृद्धि होगी या तो क्षय होगा। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल वैल्यूज़ है उसकी, ऐसे अगर हम कोरिलेट करें, अगर हमारी बॉडी में कुछ जैसे इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन वगैरह है, अगर नॉर्मल जितना होना चाहिए वो ठीक है, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो गए तो हाइपर वॉल्यूमिया, हाइपर विटामिनोसिस वगैरह, और अगर कम हो गए तो हाइपोविटामिनोसिस। वैसे दोषों का भी है, अगर वो ज़्यादा बढ़ गए तो उनकी वृद्धि होगी, और कम हो गए तो उनका क्षय होगा। और वृद्धि और क्षय बहुत सारी डिसीजेस होती है, या तो बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं कि हाँ, तो उससे हमको पता चलता है कि हाँ ये वात की वृद्धि हो रही है, पित्त की वृद्धि हो रही है, या फिर वात का क्षय हो रहा है, पित्त का क्षय हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका कारण क्या है, कि दोषों की क्षय वृद्धि क्यों होती है। ऐसे तो उनको नॉर्मली रहना चाहिए ना, ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि वो अपने आप ही बढ़ेंगे या फिर अपने आप ही कम होंगे, कुछ तो ऐसा रीज़न होगा। आप लोगों ने पदार्थ विज्ञान में भी कार्य कारण भाव पढ़ा होगा कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो ये जो कार्य हो रहा है दोषों की वृद्धि और क्षय, इसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोषों की क्षय और वृद्धि के कारण। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति उभयस्य च। मतलब क्या है, सर्वदा सभी भाव की वृद्धि का कारण सामान्य है और ह्रास का कारण विशेष है। ठीक है, मतलब अगर किसी भी चीज़ की वृद्धि हो रही है तो सामान्य के कारण हो रही है, और ह्रास हो रहा है मतलब क्षय हो रहा है तो विशेष के कारण होती है। सामान्य और विशेष की प्रवृत्ति ही वृद्धि और ह्रास में कारण होता है। ठीक है, आप लोगों ने पदार्थ विज्ञान में पढ़े होंगे 6 पदार्थ होते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ठीक है, तो पूरे 6 के बारे में तो पदार्थ विज्ञान में पढ़ेंगे, लेकिन इन 6 का चिकित्सा में बहुत महत्व है। उसमें भी अभी हम जो देख रहे हैं सामान्य और विशेष। ठीक है, तो सामान्य का मतलब क्या है कि जो चीज़ें, मतलब जो अगर हमारा दोष वात है तो वात के समान गुण वाले अगर चीज़ों का हम सेवन करेंगे तो उसका शरीर में वृद्धि होगी ना। तो ये सामान्य का सिद्धांत है कि सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है, मतलब समान गुणों वाली चीज़ों को सेवन करने से, फिर समान गुणों वाला विहार करने से हमारे शरीर में जो है वो समान चीज़ें बढ़ती है। और विशेष मतलब क्या होता है, अगर वात है तो अगर हम उसके विपरीत गुण वाला आहार विहार करेंगे तो उसका क्षय होगा। ठीक है, समझ में आया। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत पतला है, ठीक है, थीन है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, उसके शरीर में मांस को बढ़ाना है। तो अगर हम ऐसा करेंगे कि उसको मांस का सेवन कराएंगे, ठीक है, तो मांस से मांस की वृद्धि होगी। अब समझ में आया। तो ये सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है। ठीक, तो हम देखते हैं अब इनके कारण कि सभी भावों की वृद्धि का कारण क्या है, सामान्य, और ह्रास का कारण विशेष है। सबसे पहले हम देखते हैं वात। ठीक है, 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वात। तो वात की वृद्धि का कारण, तो वृद्धि का कारण क्या है, सामान्य। ठीक है, सामान्य से भी सारी वृद्धियाँ हो रही है। ठीक है, तो सामान्य, तो वात के गुण क्या थे, तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल। हमने वात के गुणों में पढ़ा था। तो जो वात के गुण है, अगर वैसे ही गुणों वाला हम आहार विहार करेंगे तो वात की वृद्धि होगी। तो क्या है, वही रुक्ष, शीत, लघु, चल और विशद और खर, ये 6 गुण बताए थे। ठीक है, तो इन्हीं गुण वाला आ गया यहाँ पे वृद्धि करने में। और हमने रस और दोष का सिद्धांत देखा था, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 रस होते हैं। उनमें से वात को कौन बढ़ा रहा था, कटु, तिक्त, कषाय, और वात का शमन कर रहा था मधुर, अम्ल, लवण। तो बढ़ाने वाला आ जाए यहाँ पे कटु, तिक्त, कषाय, रस। ठीक है,
तो रुक्ष, लघु, शीत, चल, विशद और खरगुण और कटु, तिक्त, कषाय रस, इन रसों और इन गुणों वाले आहार का सेवन करने से और तथा क्या इन गुणों की वृद्धि करने वाले विहार का सेवन करने से क्या होगा, वात की वृद्धि होगी। ठीक है, तो वही है कि जो वात के गुण हैं उनके समान गुण वाले और समान रस जो वात को बढ़ाते हैं उनके समान आहार विहार करने से क्या होता है, वात की वृद्धि होती है। ठीक है, अब क्षय है तो क्षय में क्या होगा, विपरीत होगा। तो हमने जो 6 गुण पढ़े थे, रुक्ष, शीत, लघु, चल और विशद, तो उनके अपोजिट। तो रुक्ष का अपोजिट क्या होता है, स्निग्ध, शीत का उष्ण, लघु का गुरु, चल का स्थिर, विशद का पिच्छिल और खर का श्लक्षण। तो हमने अपोजिट गुण ले लिए। और अपोजिट रस कौन से, कटु, तिक्त, कषाय थे इधर वृद्धि में, तो क्षय में क्या आएगा, मधुर, अम्ल, लवण रस। ठीक है, तो अपोजिट गुण वाले आहार विहार करने से क्या होता है, वात का क्षय होता है। समझ में आया कि समान गुण वाले और समान रस वाले जो वृद्धि करते हैं उनके आहार विहार करने से वात की वृद्धि होती है और अपोजिट गुण और रस वाले आहार विहार करने से क्या होता है, वात का क्षय होता है। ठीक, अब पढ़ते हैं पित्त वाला। तो पित्त के गुण क्या थे, स स्नेह, तीक्ष्णोष्णम, लघु, उष्णम, सरम, द्रवम। ठीक है, तो वही स्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव और सर ये पित्त के वृद्धि वाले गुण है, मतलब पित्त के समान गुण है। ठीक है, और कौन से रस पित्त को बढ़ा रहते हैं, अम्ल, लवण और कटु। तो जो पित्त के गुण है उन्हीं गुणों वाले आहार विहार करने से और पित्त को बढ़ाने वाले रसों वाला आहार विहार करने से क्या होता है, पित्त की वृद्धि होती है। और इनके अपोजिट, तो स्नेह का रुक्ष, उष्ण का तीक्ष्ण, मंद का तीक्ष्ण का मंद, द्रव का सांद्र और सर का स्थिर, इन गुण तो ये अपोजिट गुण हो गए। और रस कौन से, मधुर, तिक्त, कषाय, ये भी अपोजिट हो गए। तो इनके समान आहार विहार करने से क्या होता है, पित्त का क्षय होता है। और कफ के गुण क्या थे, गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, स्थिर और पिच्छिल, तो यही गुण आ गए। और रस कौन से थे, मधुर, अम्ल और लवण। तो इन रसों और इन गुणों वाला आहार विहार करने से कफ की वृद्धि होती है। और उनके अपोजिट, तो गुरु का अपोजिट लघु, शीत का उष्ण, मृदु का कठोर, स्निग्ध का रुक्ष, स्थिर का सर और पिच्छिल का विशद। तो ये अपोजिट गुण हो गए और अपोजिट रस हो गए। तो इनका आहार विहार करने से क्या होगा, कफ का क्षय होगा। ठीक है, तो हम जो रसों वाला है ना इसको एक बार टेबल फॉर्म में देख लेते हैं। वात, पित्त और कफ। तो पहले हम देखते हैं कि कौन सा इसकी वृद्धि कर रहा है। ठीक है, वृद्धि कौन कर रहा है वात की, कटु, तिक्त और कषाय रस। ठीक है, पित्त का कौन कर रहा है, अम्ल, लवण और कटु रस। और कफ की वृद्धि कौन कर रहा है, मधुर, अम्ल और लवण रस। ठीक है, तो अगर हम जहाँ भी हम देखेंगे कि वात की वृद्धि वाले कारण, पित्त की वृद्धि वाले कारण और कफ की वृद्धि वाले कारण, तो वहाँ पे कटु, तिक्त, कषाय वाला मतलब ये जो रस बताए ना इन रसों का सेवन करना आएगा इसे। ठीक है, अगर हम कहीं पे वात व्याधियाँ, पित्त और कफ वाली डिसीज़ अगर हम आगे हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे ही सही, रोग निदान में, कि ये डिसीज़ वात से हो रही है, पित्त से हो रही है, कफ से हो रही है, तो उनके जो कॉजेस होंगे, उनके जो निदान होंगे, तो अगर वात वाली डिसीज़ होगी तो वहाँ पे आएगा कटु, तिक्त, कषाय रस वाला आहार विहार करने से। पित्त में आएगा अम्ल, लवण, कटु वाला और कफ में आएगा मधुर, अम्ल, लवण वाला। ठीक है, तो इसलिए हमको ये रस का ज्ञान तो होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम अपोजिट देखते हैं कि इनका क्षय कौन कर रहा है। ठीक है, वात, पित्त, कफ। तो वृद्धि कटु, तिक्त, कषाय कर रहा था वात की, तो बचे कौन थे, मधुर, अम्ल और लवण। ठीक है, पित्त में कौन थे, अम्ल, लवण और कटु। तो अब कौन से बच जाएंगे, मधुर, तिक्त और कषाय। और कफ में मधुर, अम्ल, लवण थे, तो यहाँ पे आ गए कटु, तिक्त और कषाय। तो ये सब क्या कर रहे हैं, इनका क्षय कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे डिसीज़ पढ़ेंगे कोई सी भी वात, पित्त और कफ वाली, तो अगर हमको वात व्याधि की चिकित्सा करनी तो हम वहाँ पे मधुर, अम्ल, लवण रस वाला आहार विहार करेंगे। पित्त में मधुर, तिक्त, कषाय और कफ में कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, ये रस हो गए। और गुण तो हमने देखे ही थे कि जो वात वाले जो हमने सामान्य गुण पढ़े हैं वो वात की वृद्धि करेंगे और उसके अपोजिट वाले उनका क्षय करेंगे। जो हमने गुरुवादी 20 गुण पढ़े थे ना, गुरु, मंद, हेमी, स्निग्ध, लक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिरा, गुणा, सूक्ष्म, विशदा, विंशति, सभी पर्याया, 10 गुण पढ़े थे और उनके अपोजिट 10 थे। तो वैसे यहाँ पे जो वात के वाले गुण हैं
उनके अपोजिट वाले उसकी क्षय करेंगे और समान गुण उनकी वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए दोषों के क्षय वृद्धि के कारण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनके लक्षण। ठीक है, हमने इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, जो कॉजेस होते हैं, जो कारण होते हैं वो। ठीक है, तो वो हमने पढ़ लिया कि दोष क्यों वृद्धि हो रही है और क्यों उनका क्षय हो रहा है। अब पढ़ेंगे हम दोषों के क्षय वृद्धि के लक्षण, कि अगर हमारे शरीर में किसी दोष की वृद्धि या क्षय हो रही है तो कौन से लक्षण दिखेंगे, मतलब कौन से सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक है, तो वात पित्त कफ के क्षय के लक्षण। ठीक है, पहले हम क्षय देखते हैं। वात पित्त कफे चैव क्षीणे लक्षणम उच्यते कर्मण प्राकृताद निवृद्धिर्वा विरोधिना। मतलब क्या है, वात पित्त कफ के क्षीण होने पर जो प्राकृत कर्म है उनमें ह्रास होता है और विपरीत कर्मों में वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे हमने वात पित्त कफ के कर्म पढ़े थे, वात में पढ़ा था उत्साह, श्वास निश्वास चेष्टा, पित्त में दर्शनम पक्ति रुष्मा पढ़ा था, कफ में स्नेहबंध स्थिरत्वम पढ़ा था। तो ये उनके प्राकृत कर्म थे। ठीक है, तो क्षय हो रहा है मतलब क्या है, जो उनके प्राकृत कर्म है अगर उनमें क्षय हो रहा है तो वो क्या हो गया, उसका क्षय होना। और उसके विपरीत गुण है, विपरीत कर्म है। ठीक है, मतलब जो उसकी डिसीज, इसके विकार से हो रहे थे, कि अगर प्राकृत में अगर उच्छ्वास और श्वास अच्छे से हो रही है तो विकृत में क्या, अगर उनमें प्रॉब्लम आएगी तो उन कर्मों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो कैसे समझेंगे। ठीक है, वात का क्षय हो रहा है मान लेते हैं। ठीक है, तो वात का गुण क्या है, मतलब चल, जो वात का कर्म है कि शरीर में जितनी भी चल या फिर जितनी भी गति वाली चीज़ें, ठीक है, वो वात के कारण होती है। तो वात का क्षय हो रहा है तो वात का प्राकृत कर्म गति है, तो वो नहीं होगा, उसका ह्रास होगा गति का। लेकिन उसका विपरीत कर्म क्या है, स्थिरता या फिर रुकावट। तो रुकावट में तो वृद्धि होगी ना। तो वात के क्षय में क्या होगा, प्राकृत कर्म का क्षय होगा और विकृत कर्म में क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, जैसे पित्त का कर्म क्या है, उष्णता। ठीक है, मतलब जो अग्नि है, अग्नि को बढ़ाना, मतलब अग्नि को मेंटेन करना। ठीक है, तो ये पित्त का प्राकृत कर्म है। तो अगर पित्त का क्षय हुआ तो उसमें कमी आएगी इसके प्राकृत कर्मों में, तो इसकी विकृति में क्या आएगा, मंदाग्नि। तो मंदाग्नि में वृद्धि होगी, मतलब हाँ उसकी अग्नि मंद होगी। ऐसे ही है। तो क्या है कि अगर दोषों का क्षय हो रहा तो प्राकृत कर्मों में ह्रास होगा और विकृत कर्मों में वृद्धि होगी, विपरीत कर्मों में। ठीक, सबसे पहले देखते हैं वात क्षय के लक्षण। मैंने यहाँ पे अष्टांग हृदय वाले श्लोक लिखे हैं क्योंकि अष्टांग हृदय आप लोगों के सिलेबस में है, उसमें 15 चैप्टर तक। तो 11 चैप्टर में सारे क्षय वृद्धि के लक्षण बताए गए। तो आप एक ही बार श्लोक याद करोगे तो आप दोनों एग्जाम्स में लिख सकते हो, क्रिया शारीर की भी और अष्टांग हृदय की भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वात के क्षय के लक्षण। लिंगम क्षीणे अनिलंगस्य साधो अल्पभाषिता हितम संज्ञा मोहस्तथा श्लेष्म वृद्धि युक्ता में संभव। मतलब लिंगम क्षीणे अनिलंगस्य, कि क्षीण लिंग मतलब क्या होता है, लक्षण, क्षीण अनिल के। ठीक है, क्या होगा, अनिल किसका पर्याय है, वात का। तो वात क्षय के क्या लक्षण होते हैं, अंग से साधो, मतलब क्या होगा, अंग साध, मतलब जो हमारे ऑर्गन्स है, हमारे अंग है ना, उनमें साध मतलब उनमें थकावट होगी। ठीक है, अल्पभाषिता मतलब भाषण में अल्पता। हमने देखा था वात के कर्म में वाक प्रवृत्ति भी था, तो बोलना किसका कर्म है, वात का। लेकिन वात का क्षय हो रहा तो क्या होगा, कम बोलेंगे, भाषण अल्प होगा। ठीक है, संज्ञा मोहस्तथा, संज्ञा मतलब क्या होता है, चेतना, कॉन्शियसनेस। तो वात में क्या होगा, वात का क्षय होगा तो संज्ञा नाश होगा। ठीक है, मतलब मोह की उत्पत्ति होगी, चक्कर आएगा, बेहोशी हो जाएगी। और वात के अपोजिट गुण किसके हैं, कफ के। तो कफ वृद्धि के लक्षण दिखते हैं, स्तेज में वृद्धि युक्ता में संभव। तो कफ के क्या लक्षण होंगे, आलस्य, गौरवता, अति निद्रा, ये चीज़ें होगी। तो वात के क्षय में क्या क्या होता है, अंगसाध होता है, भाषण में अल्पता आती है, संज्ञा नाश, कफ वृद्धि के लक्षण। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कफ वृद्धि वाले लक्षण। तो आप लोग इसे एग्जाम में भी लिखते हो तो कफ वृद्धि के लक्षण लिखने के बाद ब्रैकेट में कुछ अगर आपको लक्षण याद आ रहे हैं तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत ने भी कुछ बताए हैं। मंद चेष्टा, हमने देखा था कि गति, चेष्टा ये सब वात के प्राकृत कर्म है, तो उनमें ह्रास हो रहा है तो मंद चेष्टा। अल्प भाषण तो ऊपर भी देखा, अहर्ष, हर्ष मतलब प्रसन्नता, खुशी, ये सब भी वात के कारण हो रहा है, तो यहाँ पे उसकी कमी हो जाएगी। और मूढ़ संज्ञता
संज्ञा मतलब कॉन्शियसनेस, तो मूढ़ होना मतलब उसकी हानि होना है, फिर उसका क्षय होना। ठीक है, तो वातक्षय के लक्षण क्या है? अंगसात, भाषण में अल्पता, संज्ञानाश, मोह, कफ वृद्धि के लक्षण, मंद चेष्टा, अल्प भाषण, अहर्ष और मूढ़ संज्ञता। ठीक है, वात पित्त कफ के क्षय वृद्धि के लक्षण एग्जाम में पूछते हैं, मतलब 5 मार्क्स में तो तीनों पूछ लेंगे, या फिर ऐसे बोलेंगे कि वात पित्त कफ के क्षय के लक्षण बताओ, या फिर वात पित्त कफ की वृद्धि के लक्षण बताओ। तो अगर 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में आता है तो आप चाहे तो इनके जो कारण हमने आगे पढ़े वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए वात के क्षय के कारण लक्षण, सॉरी। अब है पित्त के क्षय के लक्षण। तो पित्ते मंदो अनलः शीतम प्रभाहानि। मंदो अनल, अनल मतलब अनल किसका पर्याय है? अनल अग्नि का पर्याय है। ठीक है, तो मंदो अनल मतलब मंद अग्नि। ठीक है, तो क्या हो रहा है? जठराग्नि का मंद होना। शीतम मतलब जो शीत चीज़ें हैं ना, शरीर में शीत का अनुभव होना। ठीक है, मतलब पित्त का उष्ण वाला काम है, तो पित्त का क्षय हो रहा है ना, तो शीतलता आएगी शरीर में। और प्रभाहानि, हमने देखा था प्रभा प्रसादो मेधा जब पित्त कर्म विकारजम, तो प्रभा मतलब जो त्वचा में जो कांति ग्लो वाला काम था वो पित्त का था, लेकिन यहाँ पे पित्त कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है? प्रभा की हानि हो रही है। और आचार्य सुश्रुत ने भी बताया मंदाग्नि और प्रभाहानि। ठीक है, तो क्या हो रहा है? जठराग्नि मंद हो रही है, शरीर में शीत का अनुभव हो रहा है और प्रभा की हानि हो रही है। पित्ते मंदो अनिल शीतम प्रभाहानि। अब आगे पढ़ते हैं कफ क्षय के लक्षण। कफ क्षय हो रहा है। ठीक है, तो कफ के प्राकृत कर्म क्या थे? स्नेह बंधो स्थिरत्वम च गौरवम वृष्टाबलम, शरीर में गौरवता आना, बंधन का काम करना, और क्षमा धृति लोभस्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कफ क्षय के लक्षण? कफे भ्रमस्तेज में आशय नाम शून्यत्वम हृद द्रवम स्लुत संगीता। ठीक है, भ्रम होगा। ठीक है, मतलब भ्रम मतलब किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न होना, ये सब चीज़ें आएगी। ठीक है, श्लेष्म आशय नाम शून्यत्वम। ठीक है, श्लेष्म आशय, श्लेष्म का आशय मतलब श्लेष्म का स्थान क्या था? ऊर, स्पेसिफिक तो ऊर था, ऊर शिरो ग्रीवा परवाण न्यामाशय में दश्य श्लेष्म स्थानानि, तो उसमें स्पेसिफिक ऊर, तो मतलब जितने भी आशय है, जितने भी आशय मतलब क्या होता है? जितने भी ऑर्गन्स है, ठीक है, वहाँ पर जहाँ जहाँ कफ का स्थान है तो उन आशय में शून्यता आना। शून्यता मतलब क्या होगा? खालीपन। ठीक है, तो श्लेष्म आशय में शून्यता। हृदय द्रव, हृदय द्रव मतलब क्या होगा? हृदय में दीनता मतलब सूनापन होगा, और संधियों में शिथिलता होगी। हमने कफ का एक टाइप देखा था, श्लेषक कफ, जो संधियों में रह रहा था और संधियों को पोषण प्रदान कर रहा था। तो अगर कफ का क्षय हो रहा तो संधियों में शिथिलता भी होगी ना। ठीक है, तो क्या है कफ क्षय के लक्षण? भ्रम, श्लेष्म आशय में शून्यता, हृदय द्रव मतलब हृदय में दीनता और संधियों में शिथिलता। अब आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया? कफ का गुण क्या था? स्निग्ध करना। तो कफ का क्षय हो रहा है तो शरीर में रुक्षता बढ़ेगी, अंतर्दाह होगा। कफ तो शीत हो रहा था ना, तो शीत का अपोजिट क्या होता है? उष्ण, तो उष्णता से दाह होगा तो अंतर्दाह होगा। और आमाशय के अतिरिक्त श्लेष्मा के अन्य आशय में शून्यता। अष्टांग हृदय ने श्लेष्मा के सारे आशय में शून्यता मतलब खालीपन बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि आमाशय के अतिरिक्त। फिर संध्या में शिथिलता होगी, तृष्णा मतलब प्यास लगेगी, दुर्बलता होगी और नींद की कमी आएगी। ठीक है, कफ की वजह से नींद अच्छी आती है शरीर में। दौर्बल्य का अपोजिट क्या था? स्ट्रोंग करना मतलब शरीर को दृढ़ बनाना। ठीक है, तो उसके अपोजिट अच्छा हो रहा है तो दुर्बल्यता आएगी, तृष्णा प्यास लगेगी। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? वात पित्त कफ के क्षय के लक्षण। तो वात में क्या था? भाषण में अल्पता, संज्ञा नाश, मोह, कफ वृद्धि के लक्षण, और मंद चेष्टा, अहर्ष, मूढ़ संज्ञा था। ठीक है, और कफ के क्षय के लक्षण क्या थे? जठराग्नि का मंद होना, शरीर में शीत का अनुभव होना और प्रभा की हानि होना। और कफ क्षय के लक्षण क्या थे? भ्रम होगा, श्लेष्माशय में शून्यता, हृदय में दीनता, संधियों में शिथिलता, शरीर में रुक्षता बढ़ेगी, अंतर्दाह होगा। और आचार्य सुश्रुत ने बताया कि आमाशय के अतिरिक्त अन्य आशय में शून्यता, तृष्णा होगी, दुर्बलता होगी और नींद की कमी होगी। ठीक है, कफ की वजह से नींद अच्छी आती है, और इसमें क्या होगा? क्षय होगा तो नींद की कमी होगी। ठीक है, ये वात पित्त कफ तीनों के क्षय के लक्षण हो गए। अब देखते हैं वात पित्त कफ की वृद्धि के लक्षण।
ठीक है। तो यह है दोष प्रकृति वैशिष्टम नियतम वृद्धि लक्षणम दोषाणाम प्रकृति हानि वृद्धि शैव परीक्षित। मतलब क्या है कि दोषों के प्राकृत कर्मों में अधिकता होना निश्चित रूप से दोषों की वृद्धि का लक्षण है। हमने उसमें क्षय में देखा था कि प्राकृत कर्मों में ह्रास हो रहा था और विपरीत कर्मों में वृद्धि हो रही थी। तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है ना वात पित्त कफ की, तो जो उसके प्राकृत कर्म है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वृद्धि में मैंने देखा था कि समान गुण वाली चीज़ों से या फिर समान रस वाले आहार विहार से बढ़ रहे हैं, तो जो अच्छे उसके कार्य प्राकृत कर्म है वो भी बढ़ेंगे। तो प्राकृत कर्मों में वृद्धि होना और विकृत कर्मों में ह्रास होना, ये किसका लक्षण है? वात पित्त कफ की वृद्धि का लक्षण है। तो इस प्रकार दोषों की प्राकृत दशा, उनकी हानि और वृद्धि की परीक्षा की जाती है। ये जो वात पित्त कफ के हम वृद्धि और क्षय के लक्षण देख रहे हैं ना, इन लक्षणों से ही हम उनकी एग्जामिनेशन करते हैं कि शरीर में उनकी वृद्धि हो रही है, ह्रास हो रहा है। तो वृद्धि को हम कैसे समझेंगे? शरीर में अगर वात की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो वात का वही गति कराना है, ठीक है, तो गति और ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, तो वो उसके प्राकृत कर्म में वृद्धि हो रही है। और जो उसके विपरीत कर्म थे, स्थिरता आना, उसका क्षय हो रहा है। ठीक है, पित्त में भी क्या होगा, जो उसकी उष्णता है, उष्णता उसका प्राकृत कर्म है, तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और शीत की हानि होगी। ठीक है, और कफ में भी ऐसे होगा। मतलब क्या है वृद्धि में, और क्या मानते हैं, अगर किसी की वृद्धि हो रही है तो उसके प्राकृत कर्मों की वृद्धि होगी और उसके विपरीत कर्मों का क्षय होगा। ठीक, प्राकृत की वृद्धि मतलब वृद्धि, प्राकृत का क्षय मतलब क्षय। तो हम देखते हैं वात की वृद्धि के लक्षण। श्लोक मैंने सारे अष्टांग वाले लिखे। अगर आप लोगों को अगर सुश्रुत और चरक वाला अगर कुछ छोटा लग रहा है या फिर अगर आपको वो याद करना है तो वो भी याद कर रहे हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि आपको अष्टांग वाला ही करना है। मैंने बस यहाँ पे इसलिए लिखा है कि आपको दोनों एग्जाम में एक ही श्लोक काम में आ जाएगा। तो देखते हैं वात की वृद्धि के लक्षण। वृद्धिस्तु कुरुते अनिल कार्श काष्ण कामित्वम कंप आना शक्रद ग्रहण बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रमदीनता। क्या हो रहा है? कार्श मतलब क्या हो रहा है? कार्श मतलब शरीर में कृष्णता आ रही है। कार्ष्ण मतलब क्या हो रहा है? श्रावता आ रही है। मतलब उसका जो वात की वृद्धि वाले लक्षण होंगे ना जिस व्यक्ति में, उसका वर्णन है श्राव, मतलब वो थोड़ा सांवला है फिर काला हो जाएगा। ठीक है, उष्ण कामित्वम मतलब उष्ण आहार विहार की इच्छा होगी। वात का गुण क्या था? शीत गुण था, तो यहाँ पे वात की वृद्धि हो रही तो शरीर में पहले से शीतता बढ़ेगी, तो उसको उष्ण चीज़ों करने की इच्छा होगी। कंप आना शक्रद ग्रहण, कंप मतलब कंपन होगा, उसको हाथ पर कांपेंगे। आना मतलब पेट में भी हवा भर जाएगी। क्यों? क्योंकि मल की रुकावट हो रही है। नॉर्मल काम क्या है? उसका गति करना, लेकिन यहाँ पर रुकावट हो रही है। ठीक है, बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रमदीनता, बल और निद्रा का नाश होगा। ठीक है, हमने क्या देखा था वात के क्षय में कि कफ की वृद्धि वाले लक्षण दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने कफ के क्षय वाले लक्षण वहाँ पे भी वात की वृद्धि वाले हम लिख सकते हैं कि वात और कफ के लक्षण अपोजिट है। तो हमने कफ के क्षय में पढ़ा था, देखो बताती हूँ, कि नींद की कमी हो रही है। और हमने वात की वृद्धि में भी क्या देखा? निद्रा का नाश हो रहा है। मतलब वात और कफ, अगर हम वात के क्षय वाले जो लक्षण है वो वात की वृद्धि में हम लिख सकते हैं। इंद्रिय भ्रंश, जो इंद्रियां है ना वो अपने प्राकृत कर्म नहीं कर पा रही। प्रलाप मतलब वो उसको क्या बोल रहा है उसको समझ में नहीं आएगा। भ्रम होगा और दीनता आएगी, मतलब उसका वो थकावट हो जाएगी उसके शरीर पे। सुश्रुत ने क्या बताया है? भाषण में कर्कशता। वात का कर्म क्या है? वाणी को अच्छी करना, लेकिन वात की वृद्धि से क्या हो रहा है? उसकी वाणी कर्कश हो रही है, शरीर में कष्टता आ रही है, श्रावता आ रही है, अंगों में स्फुरण हो रहा है, मतलब आंखों में फूटने जैसी पीड़ा हो रही है, उष्णाहार विहार की इच्छा हो रही है, निद्रा नाश, अल्प बल और मल की रुकावट। ठीक है, ये सब वात की वृद्धि से हो रहा है। तो वात की वृद्धि से क्या क्या हो रहा? शरीर में कष्टता, श्रावता, उष्णाहार की इच्छा, कंप आना, मल की रुकावट, बल और निद्रा का नाश, इंद्रिय भ्रंश, प्रलाप, भ्रम, दीनता। और सुश्रुत ने कुछ एक्स्ट्रा बताया, इससे कर्कशता हो रही है। ठीक है, फिर अंगों में स्फुरण हो रहा है, अल्प बल हो रहा है, बाकी तो सब सेम ही है। अब इसके बाद देखते हैं पित्त की वृद्धि के लक्षण। पित्त वीणमूत्र नेतृत्वक शुद्ध दाह अल्प निद्रता पित्त।
पित्त में क्या होगा, सारे जो हमारे ऑर्गन्स है या फिर मल मूत्र नेत्र ये सब क्या होंगे, पीले वर्ण के दिखेंगे क्योंकि वृद्धि हो रही ना। तो मल मूत्र नेत्र त्वचा में पीलापन होना, ठीक है। भूख लगना, तृष्णा मतलब प्यास लगना, शरीर में दाह होना और अल्प निद्रा होना, ठीक है। अगर एक डिसीज़ होती है जॉइंडिस, ठीक है, उसको आयुर्वेद में कामला बोलते हैं, उसमें भी ये लक्षण दिखते हैं। तो उसमें मेन कौन सा दोष होगा, पित्त दोष होगा। तो अगर कहीं पे ऐसा लक्षण दिखता है कि मल मूत्र नेत्र त्वचा में पीलापन हो रहा है, तो हम उससे डायरेक्ट ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे पित्त की वृद्धि हुई है, ठीक है। और क्या हो रहा है, क्षुधा मतलब भूख लग रही है, तृष्णा मतलब प्यास लग रही है। अब पित्त का कर्म उष्ण है तो दाह हो रहा है पित्त की वृद्धि से, और नींद भी नहीं आ रही, अल्प निद्रता हो रहा है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया, सुश्रुत ने भी ये बोला कि त्वचा का वर्ण पित्त हो जाएगा, मतलब जो पूरा शरीर है ना वो पीला होगा। संताप होगा, शरीर में उष्णता मतलब फीवर आएगा। संताप मतलब ताप की वृद्धि होना शरीर में, तो ज्वर आएगा, ठीक है। इसमें शीत पदार्थों की इच्छा हो रही है। बाद में हमने क्या देखा था, उष्ण आहार विहार की इच्छा हो रही है, लेकिन इसमें शीत आहार विहार की, क्योंकि इसका उसका गुण क्या है, उष्ण, तो उसकी और वृद्धि हो रही है। ऊपर दाह भी देखा तो हमको ठंडी चीज़ें खाने का मन करेगा ना। अल्प निद्रा, मूर्छा होगी, बल की हानि होगी, इंद्रियों में दुर्बलता और मल मूत्र नेत्र में पीलापन, ठीक है। तो पित्त की वृद्धि में क्या हो रहा, मल मूत्र नेत्र त्वचा में पीलापन, क्षुधा तृष्णा दाह अल्प निद्रा, संताप हो रहा है, मूर्छा बल हानि, इंद्रियों में दुर्बलता और शीत आहार विहार की इच्छा होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कफ की वृद्धि के लक्षण, ठीक है। वात और पित्त की वृद्धि के लक्षण हमने देख लिए। अब आता है कफ की वृद्धि के लक्षण। श्लेष्मा अग्निसदनम प्रसय कालस्य गौरवम श्वेत श्वेतश्लत अंगतम का श्वासति निद्रता, ठीक है। कफ से क्या हो रहा है, अग्नि मंद हो रही है, ठीक है, क्योंकि कफ का ऐसा कुछ काम नहीं था कि वो अग्नि को बढ़ा रहा है, तो कफ की और वृद्धि हो रही है, तो उससे अग्नि और मंद हो रही है। प्रसेक मतलब जो मुख में लार का अधिक स्त्राव होना, ठीक है, मतलब सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होगा। आलस्य आएगी, गौरवता मतलब शरीर में भारीपन लगेगा। गौरव नॉर्मली भी कफ का कर्म है, लेकिन अगर और ज़्यादा कफ बढ़ रहा है तो और ज़्यादा भारीपन लगेगा। अंगों में शिथिलता आएगी, मतलब हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे। श्वेतता और श्वेतता, कफ का कौन सा कलर मानते हैं हम, वाइट, ठीक है। हमने वात बढ़ा तो श्याव वर्ण हो रहा था, पित्त में पित्त वर्ण हो रहा था, तो कफ में श्वेत वर्ण हो रहा था, तो जितने भी हमारे अंग है ना वो सफ़ेद पड़ जाएंगे। और श्वेतता, कफ का शीत गुण है तो शीत का बढ़ना। श्वास कास और अतिनिद्रा, ठीक है, ये सब क्या है, कफ वृद्धि के लक्षण है। और आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया, वही शरीर में शुक्लता, शुक्लता मतलब श्वेत वर्ण होना, शीतलता होगी, शिथिलता होगी, शरीर में भारीपन होगा। अवसाद मतलब क्या होता है, डिप्रेशन टाइप, ठीक है। तंद्रा निद्रा, निद्रा मतलब तो नींद आना, और तंद्रा मतलब ऐसे जो आलस्य वाला होता है ना, कि एक तरफ से ऐसा लग रहा है कि बस नींद आ रही है, लेकिन वो आलसी वाला माहौल जो होता है, ठीक है, मतलब नींद भी पूरी आनी है, बस बैठे बैठे से थोड़ा बहुत सोना है, वो तंद्रा होता है। और संधियों में ढीलापन होगा, ठीक है। यहाँ पे कास और श्वास लिखा है, बाकी कहीं भी ऐसा कोई रोग नहीं लिखा था, लेकिन कफ की वृद्धि में कास और श्वास लिखा है। तो हमने देखा था कि जो कफ थे उसमें ना जो उरु प्रदेश वाले हैं, मतलब जो हृदय के ऊपर वाले पार्ट है, उनकी डिसीजेस ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक कास और श्वास बताया गया है, ठीक है। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले देखा कि दोषों की क्षय और वृद्धि का कारण क्या है, तो सामान्य से वृद्धि होती है और विशेष से ह्रास होता है। तो वृद्धि का कारण क्या है कि जो भी दोष है हमारे, ठीक है, वात पित्त और कफ, उनके जो गुण हैं, अगर वो उन गुण वाला आहार विहार कर रहे हैं या फिर वात पित्त कफ को बढ़ाने वाले रसों का सेवन कर रहे हैं, तो उनकी वृद्धि होगी। और अगर जो उनके सामान्य गुण है उसके विपरीत गुण वाले और जो वात पित्त कफ का शमन करने वाले रस हैं, उनका आहार विहार करेंगे तो उनका क्षय होगा। फिर वात पित्त कफ के क्षय के लक्षण देखें तो इनमें क्या होगा, उनके प्राकृत कर्मों में ह्रास होगा और विपरीत कर्मों में वृद्धि होगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि कफ मतलब वात पित्त कफ के वृद्धि के लक्षण, तो वृद्धि में भी होगा कि उसके जो प्राकृत कर्म है उनमें वृद्धि हो रही है और जो विकृत कर्म है उनमें हानि हो रही है, तो उनमें क्षय हो रहा है, ठीक है। बाकी तो लक्षण हमने पढ़ लिए। आप लोग अगर श्लोक याद करना चाहें तो आप श्लोक याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आता है और हम श्लोक लिखते हैं तो हमारी मार्किंग अच्छी होती है, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे मैं एंड करती हूँ।
आप लोगों को अगर इस PDF को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए है उसको ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।